दुनियादारी इज ब्रॉट टू यू बाय आकाश डिजिटल। अब तैयारी करो ऑनलाइन। हर रूम को क्लासरूम बनाते हैं, टेस्ट सेंटर को उठा के घर ले आते हैं। जब बेवक्त डाउट्स नींद चुराते हैं तो उसके सारे नुस्खे हमको आते हैं। क्योंकि पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, अरे पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बंदे ऐसे ही पढ़ते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग घरों में कैद हैं कोविड-19 यानी कि कोरोना बीमारी के चलते। ज़्यादातर देशों में हालत खराब है, ज़्यादातर देशों में इकॉनमी ठप है। लेकिन एक देश है जहां कोरोना का एक भी केस नहीं बचा। लोग छुट्टियां मनाने जाने लगे, दफ्तर जाने लगे, स्कूल जाने लगे, घर से निकलने लगे। फिर एक वीकेंड पर कुछ ऐसा हुआ कि इस देश की तरफ सबकी निगाह चली गई। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप ललन टॉप का ग्लोबल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। आज के एपिसोड में बात करेंगे कोरोना से निपटने में नंबर 1 रहे एक देश की, जो सबसे पहले कोरोना से प्रभावित हुआ, यानी शुरुआती देशों में था, लेकिन उसने बढ़िया रणनीति बनाई। एक भी नागरिक को कोरोना से मरने नहीं दिया था। बाहर के देश कोरोना के आगे हाथ पैर मारते थे, लेकिन यहाँ जीवन सामान्य हो चुका था। बाजार खुले, सड़कों पर भीड़ और लोग छुट्टियां मनाने जाते। बेफिक्र इतनी कि मास्क तक लगाना जरूरी नहीं रह गया। लेकिन एक वीकेंड में कहानी बदल गई और पता चला कि आप चाहे कितनी भी बेहतर रणनीति बना लें, कोरोना की तलवार तब भी सर पर लटकती रहेगी। हम बात कर रहे हैं चीन की दक्षिणी दिशा में बसे छोटे से देश वियतनाम की। वियतनाम में कोरोना का पहला केस मिला 23 जनवरी को। देश ने बिना समय गंवाए युद्ध स्तर पर तैयारियां की। मरीजों की जल्द से जल्द जांच करना, बीमार हुए लोगों को आइसोलेट करना, संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना और प्रभावित लोगों के लिए 14 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन। मोबाइल और सोशल मीडिया के रास्ते जनता तक नियमित अपडेट भी पहुंचाए गए। ये सारी चीजें वियतनाम की प्रभावी कोरोना रणनीति का हिस्सा थी और इसकी मदद से अप्रैल 2020 खत्म होते होते यहाँ लोकल ट्रांसमिशन के मामले बंद हो गए। कोरोना के कुल मामलों को भी 459 पर समेट लिया गया। जानकारों ने इसे वियतनाम की लेजर फोकस स्ट्रेटजी कहा। लेजर फोकस मतलब एकदम सटीक। लेकिन इतनी सावधानी के बावजूद अब एक बार फिर वियतनाम कोरोना से जूझ रहा है। 3 महीने बाद फिर से वहां दनादन कोरोना फैलने की खबरें आ रही हैं और इन नए मामलों की शुरुआत हुई 25 जुलाई को। वियतनाम में दानांग नाम का एक शहर है। यहाँ एक 57 साल के आदमी को बुखार हुआ। अस्पताल में जांच हुई तो पता चला कोरोना है। इस केस से वियतनाम की अथॉरिटीज परेशान हो गई। वजह यह कि पिछले 99 दिनों से वियतनाम में लोकल ट्रांसमिशन का एक भी केस नहीं आया था। जिस बुजुर्ग की हम बात कर रहे हैं, उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी, न ही उनके परिवार की और न ही उनके संपर्क में आए किसी व्यक्ति को कोरोना था। इससे पहले कि प्रशासन कुछ समझ पाता, दानांग शहर में 3 और लोग संक्रमित मिले। 27 जुलाई आते आते 11 इन्फेक्टेड लोग सामने आए। प्रशासन ने शहर सील करने का फैसला किया। उस वक्त दानांग में लगभग 80,000 टूरिस्ट थे। उन्हें निकालने के लिए फॉरेन फ्लाइट की व्यवस्था की गई। 28 जुलाई की सुबह शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया। प्रशासन को लगा एक शहर की बात है, कंटेन कर लेंगे। लेकिन 30 जुलाई आते आते राजधानी हनोई समेत देश के 6 हिस्सों में संक्रमण के नए केस मिले। एक हफ्ते के भीतर वहां कोरोना के करीब 100 नए केस सामने आए। आपको शायद ये संख्या कम लगे, हमारे देश में तो 50,000 रोजाना आते हैं औसतन। लेकिन सोचिए, कोरोना की पहली लहर में यहाँ कुल मामले 500 भी नहीं पहुंचे थे। ऐसे में एक हफ्ते के भीतर 100 नए केस आना बड़ी बात है। वियतनाम में इसके बाद करीब 2 दर्जन इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया। आशंका है कि कोरोना की ये दूसरी लहर पहली के मुकाबले ज्यादा घातक है। ऐसा इसलिए कि एक साथ देश के कई हिस्सों में संक्रमण के क्लस्टर मिल रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस दूसरी लहर में वायरस ज्यादा मजबूत है। इस बार संक्रमित लोगों में लक्षण भी ज्यादा गंभीर है। 31 जुलाई की ही बात है, वियतनाम से एक बुरी खबर आई कि कोरोना के चलते वहां पहली मौत हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि कोरोना की इस दूसरी लहर से निपटने के लिए वियतनाम क्या कर रहा है? वही जो पहले कर रहा था। स्ट्रेटजी सेम है। इस बार हबड़ तबड़ बढ़ गई। सब कुछ ठीक करने में जुटा वियतनाम अपने हेल्थ एक्सपर्ट्स के अलावा अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद ले रहा है। इस मदद के संदर्भ में हम आपको एक दिलचस्प एंगल बताते हैं, आपको जानना चाहिए। अमेरिका की एक सरकारी संस्था है जिसकी अपने देश में नहीं सुनी जा रही, लेकिन वियतनाम ने इस संस्था की सुनी और उसी के हिसाब से अपनी कोरोना स्ट्रेटजी बनाई। ये मामला जानने के लिए हमें 2013 में लौटना होगा। 2013 में कई स्वास्थ्य जानकार बड़े स्तर पर महामारी फैलने की आशंका जता रहे थे।
एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि आने वाले दिनों में दुनिया को किसी बड़ी संक्रामक बीमारी से जूझना पड़ सकता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। इस सोच के तहत अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक पहल की। उसने संक्रामक रोगों पर रणनीति बनाने के लिए अलग अलग अमेरिकी विभागों और हेल्थ एजेंसियों को इकट्ठा किया। फिर इस मुहिम में दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी जोड़ा गया। कुछ महीनों की बातचीत के बाद फरवरी 2014 में लॉन्च हुआ ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा, शॉर्ट में GHSA। ये GHSA को क्या करना था? इसे अपने पार्टनर देशों के साथ मिलकर एक मुकम्मल योजना बनानी थी ताकि किसी महामारी की चुनौती से वक्त रहते निपटा जा सके। कई देश GHSA के साथ जुड़े, इनमें वियतनाम भी था। GHSA के तहत तय हुआ कि संक्रामक बीमारियों की रोकथाम में वियतनाम की अमेरिका मदद करेगा और इसका जिम्मा मिला एक अमेरिकी संस्था को जिसका नाम है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, शॉर्ट में से कहते हैं CDC। ये अमेरिका की राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी है। CDC की पहले से वियतनाम में मौजूदगी थी। पिछले करीब 2 दशक से CDC की एक शाखा वियतनाम में काम कर रही थी और अब जब GHSA आ गया तो CDC और वियतनाम में सहयोग और बढ़ गया और इसकी मदद से वियतनाम में एक लंबा चौड़ा एडवांस मैकेनिज्म तैयार किया गया। महामारी की स्थिति में क्या किया जाएगा, इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। अब कहानी फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, 2014 से 2020 में आ जाते हैं। इस साल जनवरी के महीने में वुहान से कोरोना की खबरें आने लगी। वियतनाम को पता था कि अगर चीन में कोई महामारी फैली तो उसके यहाँ जरूर पहुंचेगी, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की वजह से, जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी की वजह से। ऐसे में वियतनाम को सबसे पहले ध्यान आया CDC द्वारा तैयार किए गए पुराने ब्लूप्रिंट का। वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं वेन स्वान फुक। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वो कोरोना रणनीति तैयार करते हुए इस ब्लूप्रिंट की मदद जरूर लें। पुरानी योजना के साथ CDC की नई गाइडलाइंस पर भी अमल किया गया और इसी के सहारे वियतनाम ने कोरोना की पहली लहर को काबू किया। वियतनाम खुलकर अपनी इस कामयाबी में CDC को भागीदार मानता है। अब कोरोना की सेकेंड वेव के आगे भी CDC की मदद ले रहा है वियतनाम का स्वास्थ्य मंत्रालय। इस मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार हैं ट्रॉन डैक फू। उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट अखबार से CDC की तारीफ करते हुए क्या कहा कि ये हमारे साथ मिलकर काम कर रही है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमने जो योजना बनाई उसमें संस्था ने बहुत मदद की। हमारी सरकार कोरोना की सेकेंड वेव को लेकर चिंतित है। इससे पार पाने के लिए भी हम CDC से मशवरा कर रहे हैं। अब आपको बताएं, जिस CDC को वियतनाम ने इतनी तवज्जो दी उसके साथ अमेरिका में क्या सलूक हुआ। वहां आज तक सरकार मास्क पहनने जैसा बुनियादी नियम लागू नहीं कर सकी। CDC चीख कर कोरोना से आगाह करता रहा, लेकिन उन चेतावनियों पर अमल करना तो दूर, अमेरिका में उसे झूठा तक बताया गया। CDC को झूठा कहने वालों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल है। 13 जुलाई को ट्रंप ने चक वुलरी नाम के आदमी का ट्वीट रीट्वीट किया। इस ट्वीट में क्या लिखा था? सबसे ज्यादा झूठ कोविड-19 पर बोले जा रहे हैं। हर कोई झूठ बोल रहा है। CDC, मीडिया, डेमोक्रेटिक पार्टी, हमारे डॉक्टर सब झूठ बोल रहे हैं। जिन लोगों पर भरोसा करने को कहा जाता है वही झूठ बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सारी बातें चुनाव से जुड़ी हैं। इसका मकसद है अर्थव्यवस्था को पटरी पर न आने देना ताकि चुनावी मकसद पूरा हो सके। ये थी ट्वीट की भाषा जिसको इंडोर्स कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। अब सोचिए, जिस अमेरिका ने महामारी की रोकथाम के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया, वहीं पर कोरोना सबसे घातक साबित हुआ। अब तक अमेरिका में कोरोना से 1.5 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। 46 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और CDC वो अमेरिकी फंड से वियतनाम को सलाह दे रहा है क्योंकि वो सलाह ले रहे हैं। वियतनाम के उसके दफ्तर में 58 लोग काम करते हैं, 8 अमेरिकी हैं इनमें। इस ऑफिस के मुखिया हैं डॉक्टर मैथ्यू मूर। वो और उनकी टीम अमेरिका के पैसों से वियतनाम के लिए कोरोना प्रोटोकॉल बना रहे हैं। वियतनामी स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। CDC की ये छोटी सी टीम अमेरिका में CDC के लंबे चौड़े स्ट्रक्चर से कहीं ज़्यादा प्रभावी साबित हो रही है। और ऐसी स्थितियों के लिए शायद वो कहावत चली होगी, अपने घर का चिराग और पड़ोसी के यहाँ रोशनी। और जहाँ तक बात है कोरोना के लौटने की, तो वियतनाम इसकी अकेली मिसाल नहीं है। चीन में भी ऐसा हो रहा है। शिनजियांग समेत उसके कई हिस्सों में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 18 जुलाई से हांगकांग में भी कोरोना के केस रफ्तार पर हैं। रोजाना 100 से 150 नए केस आ रहे हैं। जापान का भी यही हाल है। पिछले एक हफ्ते में करीब 6000 नए केस सामने आए। ऑस्ट्रेलिया भी इसी कैटेगरी में है। जानकारों का कहना है कि ये सारी मिसालें कोरोना की खतरनाक प्रवृत्ति की रिमाइंडर हैं। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक शायद ऐसे ही कोरोना रह रहकर सर उठाता रहेगा। ये था दुनियादारी में बड़ी खबर सेगमेंट। अब बारी सुर्खियों की। पहली सुर्खी है ताइवान से। यहाँ पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया। 97 साल के ली तेंग करीब 6 महीने से बीमार थे। आप कहेंगे एक पुराना राष्ट्राध्यक्ष मरा, खबर क्यों? इन्हें ताइवान के लोकतंत्र का पिता माना जाता है।
चीन की तरह ताइवान में भी सैन्यशाही थी, तानाशाही थी, लेकिन इनके नेतृत्व में वहां पर लोकतंत्र आया। 1996 में ताइवान का पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ। मौजूदा राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने इनके निधन पर कहा कि अपने जिस स्वस्थ लोकतंत्र पर ताइवान को गर्व है, उसकी नींव रखने वाला चला गया। दूसरी सुर्खी अफगानिस्तान से है। यहाँ लोंगर प्रांत के गवर्नर ऑफिस के नजदीक एक कार बम धमाका हुआ, जिसमें 17 लोग मारे गए और 30 से ज्यादा घायल हुए। ये धमाका तालिबान द्वारा घोषित संघर्ष विराम के बावजूद हुआ है। तालिबान ने हालांकि कहा है कि धमाके में उसका कोई हाथ नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, 1990 के दशक की शुरुआत से मैंने अखबार पढ़ना और टीवी देखना शुरू किया, दूरदर्शन पर समाचार सुनना। तब मैं 6-7-8 बरस का था। तब भी अफगानिस्तान से इस तरह की खबरें आती थी, कभी गुलबुद्दीन हिकमतयार के हवाले से, कभी किसी दूसरे गुट के हवाले से। 30 बरस बीत गए, अब भी अफगानिस्तान से धमाकों की खबरें आती हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरी सुर्खी पाकिस्तान से। यहाँ एक अमरीकी नागरिक ताहिर नसीम की हत्या कर दी गई। ताहिर पर ईश निंदा का केस चल रहा था। पेशी के दौरान उन्हें कोर्ट ले जाया जा रहा था। इस दौरान पेशावर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के भीतर घुसकर उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले पर अमेरिका पाकिस्तान से काफी नाराज बताया जा रहा है। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है तारीख। 31 जुलाई की तारीख है आज, और इसका इतिहास जुड़ा है एक झड़प से। एक ऐसी झड़प जिसने 2 इस्लामिक देशों की दुश्मनी को और गहरा कर दिया। बात 33 साल पुरानी है। तारीख थी 31 जुलाई 1987। उन दिनों सऊदी में हज चल रहा था। उस रोज हज में जुमे को लेकर खूब चहल पहल थी। दोपहर की नमाज पढ़ी गई। इसके बाद क्या हुआ? ईरान से आए शिया तीर्थयात्री एक जगह जमा होकर प्रदर्शन करने लगे। ये प्रदर्शनकारी अमेरिका, सोवियत संघ और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। सऊदी के पुलिस वालों ने इन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान दोनों तरफ के लोगों में झड़प शुरू हुई और देखते ही देखते ये दंगे में तब्दील हो गई और मारकाट शुरू हुई, जिसमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। मरने वालों में 275 ईरानी और सऊदी के 85 सुरक्षाकर्मी शामिल थे। कई घंटों तक फसाद चला। लोग गलियों और सड़कों पर एक दूसरे से गुथे रहे। बाद में पता चला कि लड़ाई शुरू होने पर पाकिस्तान और लेबनान से आए शिया तीर्थयात्री भी ईरानियों के साथ मिल गए थे। इस घटना से ईरान बिफर उठा। उसने कहा कि ईरानियों को मारने की साजिश अमेरिका की थी और गोलियां सऊदी अरब की। और सऊदी का अपनी सफाई में कहना था कि उसने एक भी गोली नहीं चलाई, जो किया ईरानियों ने किया। इस घटना से नाराज ईरानियों ने तेहरान में खूब उत्पात मचाया। तेहरान स्थित सऊदी और कुवैती दूतावास पर दंगाइयों ने हमला भी कर दिया। भीड़ ने फ्रेंच दूतावास पर भी पत्थरबाजी की। इस घटना ने शिया सुन्नी के बीच की लड़ाई को और भड़का दिया। तनाव इतना बढ़ा कि अप्रैल 1988 में सऊदी ने ईरान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते खत्म कर लिए। सोचिए, हज में लोग जाते हैं तीर्थ करने, और यहाँ उसी हज में लोगों ने मारकाट मचा दी। आज की दुनियादारी में इतना ही। शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए द ललन टॉप पर सेहत बहुत जल्द।